करें शुरू। हाँ जी, अपन ने आई थिंक हाइड्रोडायनेमिक शुरू कर दिया था, नहीं नहीं किया था, कर लिए थे ना। पहले जब तक वो सब लोग आए अपन एक क्वेश्चन करके बताओ तुम लोग ना। आ, ये एक वेइंग मशीन है, बस कॉपी नहीं करना है, इसे समझ लेना। सिंपल सा क्वेश्चन है, वो एक कॉमनली एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए करवा रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर एक ऐसे कोई कंटेनर रखा हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है, राइट। ऊपर एक स्प्रिंग बैलेंस है और ये हुक वुक है जिससे आपने पकड़ रखा है, और स्प्रिंग बैलेंस और यहाँ रीडिंग वीडिंग लिखी होती है एक। और ये एक बैग है, इस बैग के अंदर शुगर है। ठीक है, पहला सवाल, मंतशा। मंतशा बताया तुमने नाम? गुड। क्या मतलब होता है मंतशा का? हाँ? अरे वाह, एक नया पता लगा। मेरी बेटी का नाम भी मंतशा है, और मुझे ये नहीं पता था कि इसका मतलब ऑर्नामेंट होता है। मुझे ये पता था कि मंतशा का एक मीनिंग होता है ऊपर वाले की मर्जी, दूसरा मीनिंग होता है फ्रेश, और तीसरा तूने बता दिया, ऑर्नामेंट। चलिए ठीक है, तो इस स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू हम इस बैग को इस टैंक में डिप करना शुरू करते हैं, राइट। जब डिप करना शुरू करेंगे तो रीडिंग चेंज होगी। शुरुआत में इसकी रीडिंग मान लेता हूँ R1 है, इसकी रीडिंग R2 है। तो R1 और R2 का क्या होगा जब मैं डिप करना शुरू करूंगा? तो R2 कम होगा, R1 बढ़ेगा। पूरा डिप कर दिया तो R1 R2 कम होके और R2 बढ़ के कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि उसमें शुगर है, शुगर डिसॉल्व होगी। अब क्या होगा? वो शुगर हो सकती है, हम उसको आइस ब्लॉक ले सकते हैं जो कि मेल्ट हो जाए बाद में। कैसे भी करके उसको घोलना है पानी में। हाँ जी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बस, इतना टफ तो नहीं था, सेम रहेगा। अरे काम करते हैं, एक काम करते हैं, बहुत आसान तरीका। जब हम इसको डिप कर चुके होंगे तो कहानी यह है, राइट। अब इसकी रीडिंग कितनी? अगर इसका वेट W1 है, इसका वेट W2 है, तो ये R1 कितना है अभी? अगर इस बॉडी का वेट W1 है और इस पूरे का वेइंग मशीन की शुरुआत वाली रीडिंग थी वो W1 है, ऐसे मान लेते हैं, W1 W2। अभी रीडिंग कितनी है इसकी? अभी डिसोल्व नहीं हुआ है जैसा आपने डिप किया है। ऐसे मत करो यार, मतलब वो तो सब आ गया, फाइनल आंसर बताओ। अच्छा, ये टेंशन टी, अब बताओ। अब तो बहुत आसान हो गया, टी की W1 W2 टी की फॉर्म में बताना है। अरे W1 प्लस W2 माइनस टी। हाँ तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? W1 प्लस W2 माइनस टी ना, नहीं होगा? इसमें कोई शक है क्या? बोल दो अगर कोई डाउट हो तो।
पक्का? अब शुगर डिसॉल्व हो गई तो टी 0 हो गया, क्या नेग्लिजिबल हो गया, ऐसे बोल सकते हैं। नहीं हुआ? तो वेइंग मशीन की रीडिंग का क्या हुआ? बढ़ी। पहले W1 प्लस WT माइनस टी था, अब टी नेग्लिजिबल हो तो उसको 0 ही मान लो आप, तो W1 प्लस W2 हो गया और उसकी रीडिंग ऑलमोस्ट 0। अब देखो सवाल तो वही था ना, कौन सा जो आपने कई बार देखा, पहले वाला मॉड्यूल में है ना हमारे, जरा सी यूनिफॉर्म बदली है उसकी, लगाना पड़ा ना दिमाग। ऐसे सैकड़ों क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ। तो हाइड्रो, मैं क्यों कह रहा हूँ तुमसे, मैंने क्या कहा, हाइड्रोस्टैटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट, उसको आप 2 क्लास में खत्म करके उसको बर्बाद नहीं कर सकते। इतनी चीजें सोचने की है, अगर टाइम लिमिटेशन नहीं होती, मेरे पास ज्यादा ब्रॉड सेक्शन होता पढ़ाने के लिए, फिर अपन देखते हैं फ्लूइड क्या क्या करता है। फिर दूसरा पार्ट है सरफेस टेंशन, एक्सट्रीमली लॉजिकल, जबरदस्त सवाल बनते हैं। हाइड्रोडायनामिक्स वेरी इजी, बर्नौली तो लगानी है, बाकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगानी, काम बनता रहता है। अब एक सवाल देखना, ये क्लियर ना? हेलो? ऐसे बहुत सारे सवाल हम बना सकते हैं। एक बॉल अंदर छोड़ दें, ऊपर एक्सलरेट कर रही है, रीडिंग बदलेगी नहीं बदलेगी? ऊपर एक बॉल तैर रही है, धागे से बांध के अंदर बांध दिया, रीडिंग बदलेगी नहीं बदलेगी? अनाप शनाप केस, लगाते रहना दिमाग। अब सुनो, ये क्वेश्चन, ये आइस है, क्या है? आइस। और ए बी, और जस्ट यहां तक सी डी, ये ऑयल है, ऐसा ऑयल जिसकी डेंसिटी वाटर से ऑब्वियसली कम होगी, तभी तो ऊपर है, और नीचे वाटर है। कहानी क्लियर? हेलो? आइस मेल्ट हो गई, ए बी और सी डी का क्या होगा? मतलब लेवल का क्या होगा, ए बी लेवल का क्या होगा, सी डी लेवल का क्या होगा? दोनों सेम रहेंगे। फिर तो फीलिंग तो नहीं जाना, मैं पहले कहा ना, फिजिक्स के सवालों का आंसर फीलिंग से नहीं देने के, मुझे ऐसा लगता है ऐसा होगा, लगने वगैरह से कुछ भी नहीं होता। ए बी, ए बी राइज करेगा और सी डी फॉल होगा। कौन कौन इसको मानता है? दो, तूने बोला तो तू तो मानता ही पक्का। तीन, बस। और बाकी लोगों का कोई कुछ सोच पा रहा है? ए बी सेम रहेगा, सी डी कम होगा। ये कितने लोग मानते हैं? अच्छा, ये आबादी ज्यादा है। चलो, हाँ जी। अब पहले वाले आंसर जिसने दिया, तू जस्टिफाई कर तेरा आंसर, वो तो समझ में आता है सबके। मतलब ऑयल देख, में ये बात सबसे पहले क्लियर कर लो, वाटर एंड आइस बोथ आर इमिसिबल। मिक्सचर नहीं बनाएंगे, कोई नई डेंसिटी नहीं आएगी, अपनी अपनी डेंसिटी रहेगी और वो ऊपर लेयर बना के तैरता रहेगा। पहले एक और सवाल निकल के आ गया यहाँ से, अब पहले उसको क्लियर करें, क्योंकि यहाँ भी लोगों का दिमाग खराब रहता है। ये अभी तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे फिर अब, ठीक है? दो फ्लूइड्स हैं, इसकी डेंसिटी ρ1, इसकी डेंसिटी ρ2 है, यहाँ तक भरे हुए, और यहाँ एक बॉडी तैर रही है। हमें पता है बॉइंट फोर्स थ्रस्ट की वजह से आता है, और थ्रस्ट होता है प्रेशर की वजह से लगने वाला फोर्स। तो ऊपर वाला जो ρ2 डेंसिटी का फ्लूइड है, वो जहां इस बॉडी के कांटेक्ट में है और जहां वो थ्रस्ट लगा रहा होगा,
उसका कोई भी पार्ट क्या ऊपर आ रहा है, या तो इधर लगाएगा या नीचे की तरफ लगाएगा। फिर अब थ्रस्ट क्यों दिया उसने? ये भी सच है कि वो अब थ्रस्ट तो दे रहा है। एग्जैक्टली, एक्सीलेंट, राइट। आप इमेजिन करो रो 2 नहीं होता, हेलो, तो यहां प्रेशर सिर्फ इस कॉलम की वजह से होता। अब रो 2 का फ्लूइड आ गया तो यहां का प्रेशर इसका प्लस इसका हो गया ना, तो उस वाले फ्लूइड ने यहां प्रेशर बढ़ा के अब थ्रस्ट लगाया है। नहीं, अब तुम तो लक्की हो ना, रीजनिंग बेस्ड सवाल नहीं आते तुम्हारे, अजर्शन रीजन, वहां तोते उड़ा देते हो। और ऑब्जेक्टिव में पूछ ले बना के, मना थोड़ी कर सकते हो तुम लोग, कंसेप्ट तो क्लियर होनी चाहिए। नहीं समझ में आई बात, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम बात कर सकते, अब सीधी सीधी बात करेंगे, जिस फ्लूइड में जितना वॉल्यूम अंदर उसके हिसाब से पॉइंट फोर्स लगा देगा, रो वन वी वन जी प्लस रो टू वी टू जी, दैट्स इट। वापस आते हैं यहाँ पर। हाँ, अब कंटिन्यू करें। हाँ मतलब अपन शुरू में सिर्फ आइस अगर मेल्ट होगी और सिर्फ आइस और वाटर होता, आइस और ऑयल, हाँ हाँ ठीक है। सी डी का, ए बी का, नहीं, क्या तू भी ऐसा सोचता है? आंसर तुम्हारा सही है, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पर देखो मैं व्हाट इज 16/64? 1/4। हेलो, व्हाई? बिकॉज ऑफ 6 इज कैंसिल बाय 6, दैट्स व्हाई 1/4। क्या गलत है? इट्स राइट आंसर विद रॉन्ग मेथड। नहीं समझ में आई बात, तो डिस्कशन का मतलब क्या होता है? यही होता है कि आप सही जगह पे पहुंचिए, अगर सही आप एक बार में सही सोच पाए, एक्सीलेंट। पर कई बार आंसर हम गलत तरीके से भी सही दे देते हैं ना, तो वो हो गया सही बाई लक, थोड़ा क्वेश्चन गलत तो दूसरी तरह से आ गया, फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखो चीजों, इस सवाल को डिस्कस करने का एक ही मकसद है, हम चीजों को शुरुआत से समझें, आपको हर चीज समझ में आएगी। मेरे एक सवाल का जवाब देना बहुत सिंपल है, और फिर शायद या तो मैं समझ नहीं पा रहा तो मुझे क्या समझाना चाह रही है, ठीक है? अगर तू क्या हाँ मैं यही कह रही थी, हाँ कर देना, यही दिल जो आपने समझा है ना, वही मैं कहना चाह रही थी, पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। सेम विद यू, ऐसे समझे यहां तक ए बी जो है वो पानी का लेवल है, राइट? अब अगर इसमें आइस डालूंगा तो डेफिनेटली ए बी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, नहीं? ये आइस वाली कंडीशन हो गई, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो, अब अगर आइस मेल्ट हो जाती तो ए बी बना रहेगा। नहीं समझ में आई बात? अब मैं आपसे एक सवाल कहता हूं कि मैं काम करता हूं कि इस आइस को धागे से बांधा हुआ है और धागे से हल्का सा ऊपर खींच लिया, ए बी का क्या होना है? नीचे जाना है। और अब आइस मेल्ट हो गई, तो मेल्ट होने के बाद ए बी वापस ऊपर आएगा ना? नहीं समझ में आई बात? तो उस ऑयल ने क्या किया? वही धागे का काम किया है। नहीं समझ में आई बात? अरे आप जब साइड से ऑयल पोर किया तो उसने अपना पॉइंट लगा दिया ना ऊपर, तो उसने आइस को थोड़ा सा बाहर खींचा, उससे वाटर का ओरिजिनल लेवल से वो नीचे चला गया, और मेल्ट होने के बाद ओरिजिनल लेवल पाएगा पानी जितना बनेगा उस हिसाब से। नहीं, कुछ लोग आदिवासियों की तरह देखे मेरे को नहीं समझ में आया, सिंपल था ना भाई। अरे यार, पक्का समझ में आ गया? क्लियर ना? सबके समझ में आ गया? और यही तो हुआ था, हुआ ये था कि आपने जब साइड से ऑयल पोर कर दिया तो उस ऑयल ने जो बॉइंट फोर्स लगाया उससे आइस थोड़ा सा लिफ्ट मिला, और हल्का सा लिफ्ट मिलने से वाटर का जो ओरिजिनल लेवल एग्जिस्ट करता उससे वो नीचे चला गया,
और मेल्ट होने के बाद तो उसको अपने ओरिजिनल लेवल पे आना है। मतलब कहानी ये है कि वास्तव में अगर ये ऑयल नहीं होता तो ये ए बी यहां था। नहीं समझ में आई बात? तो इसको यही आना है पक्का। अब यहां क्या है, यहां क्या है, आइस, और ये पूरी मेल्ट होकर नीचे जानी है, तो यहां जगह होनी खाली, और वहां क्या भरना है आकर के, साइड वाला ऑयल। तो सीडी का क्या होना है? नहीं समझ में आई कहानी? तो अब असली चीज क्या, मैं सवाल नहीं करवा रहा हूं तुम लोगों को, इम्पॉसिबल, ये क्वेश्चन नहीं था, ये बेहतरीन कंसेप्ट था जो आपने ये सीखा कि वास्तव में जब फ्लूइड्स आप पोर करना शुरू करते हो, कोई बॉडी अंदर है तो उसको लिफ्टिंग फोर्स कैसे मिल रही होती है, और जो ओरिजिनली फ्लूइड थे पहले वाले उनके लेवल कैसे रीएडजस्ट होते हैं। अगर हमारी ये बात समझ में आ गई तो उसकी मर्जी में जो क्वेश्चन पूछे आपको सोचने में टाइम नहीं लगेगा। हेलो, खत्म करें कहानी। अब आते हैं वापस जहां थे, और कहां थे अपन ने, डायनेमिक्स में कुछ नहीं किया था अभी तक, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म तक बात कर ली थी, टर्बुलेंट की बात नहीं की थी। सुनो, फिफ्थ था टर्बुलेंट फ्लो। अब इसमें क्या है ना, अपन शुरुआत में थोड़ा तेज दौड़ेंगे, शुरू में सब फालतू की चीजें, डेफिनेशन डेफिनेशन बिना काम किए तो फटाफट निकालेंगे। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि फ्लूइड पार्टिकल्स रैंडम पाथ फॉलो करते हैं ड्यूरिंग द फ्लो, ऐसे ऐसे कर्व्ड पाथ फॉलो कर रहे होते हैं, ऐसे नहीं चलते जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन चलता है मेटल के अंदर। फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर कैसे चलता है, जिगजैग पाथ होता है ना, तो सीधा चलेगा, फिर यूं टकरा के यूं चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, ऐसे चलता ही नहीं चलता, ब्राउनियन मोशन जिसको आप बोलते हो, जिगजैग पाथ बोलते हो। हेलो, और जब आप उस मेटल के एंड्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हो तो उन इलेक्ट्रॉन्स के पास ड्रिफ्टिंग आता है, तब उसका पाथ स्ट्रेट नहीं होता, कर्व पैराबोलिक हो जाता है। नहीं समझ में आई बात? पर होगा क्या, जैसे इमेजिन करें आप कि वहां कहानी ये थी कि ऐसे मानते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला, यहां चला, यहां चला, यहां चला, यहां चला, ऐसे चला था। और ऐसा कब हुआ था? हो रहा, चल रहा है ना ऑनलाइन तो। सुनो ध्यान से, ये तो फ्री पाथ है ना इसका, यहां से यहां तक का मेन फ्री पाथ कहलाता है, सब कुछ पता है ना सारी चीजें। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे, मान लो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन टकरा के यहां से यहां तक चलेगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, जाएगा वहीं वो, क्योंकि यहां से यहां जाने की स्पीड 10⁵ मीटर पर सेकंड है। तो आप कोई बहुत तेजी से इधर जा रहा हो, उस हल्का सा इधर फोर्स लगा दो, तो ऐसा नहीं कि अपना पाथ बदल लेगा, पर ऐसा कुछ होगा कि वो गरीब यहां पहुंचने के बजाय यहां पहुंचेगा। नहीं समझ में आई बात? जैसे बोर्ड की ड्रिफ्टिंग हो जाती है। हेलो, तो जब वो यहां से चलेगा तो यहां आने के बजाय यहां होगा, फिर वो यहां होगा, फिर वो यहां होगा, फिर वो यहां आएगा। मतलब ये पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो शिफ्ट हो गया, और जो शिफ्टिंग की स्पीड है वही स्पीड है। नहीं समझ में आई बात? पर इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि उसके पास एक कांस्टेंट स्पीड है और साथ में एक्सेलरेशन भी है, और जब कांस्टेंट स्पीड हो एक डायरेक्शन में, दूसरी तरफ एक्सेलरेशन और पाथ पैराबोलिक होता है। मतलब स्ट्रेट तो नहीं रहेगा बाद में, ये तो तय है। अरे बोलो भाई, ये कहानी क्लियर? अब सुनो यहां क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि जो ट्यूब है जिसके अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसमें फ्लूइड पार्टिकल्स कुछ ऐसे कर्व्ड पाथ, यहां ऐसा नहीं होता, कैसा पैराबोला वगैरह नहीं होता, ऐसे जिगजैग घूम रहे होते हैं, रैंडम पाथ, अलग अलग तरह के पाथ फॉलो कर रहे होते हैं, लाइक दिस, ऐसे। आपने इसको कभी प्रैक्टिकली देखा? नहीं देखा? बोलो भाई, नहीं देखा? लोगों को सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए नहीं देखा? हेलो, कैसे पाथ होता है उसका? नहीं होता, लेकिन नेट फ्लो ऊपर होता है। हेलो, स्मॉग पार्टिकल जैसे कर्व घूमते हुए नजर नहीं आते, ऐसे चल रहे होते हैं उल्टे सीधे,
लेकिन नेट फ्लो एग्जैक्टली वही है. All the fluid particles are following some random paths, but net flow is in a particular direction, and that is a turbulent flow. अरे भाई नहीं समझ में आई बात. बाहर टेप लगा होता है. अब वो पुराने जमाने वाले टेप की बात कर रहा हूँ मैं, नए जमाने वाले नहीं. वो तो आजकल तो बदल गई कहानी. आजकल के टेप में क्या होता है, वो नीचे टेप लगी होती है, उसमें एक जाली लगी होती है, तो बहुत सारी अलग अलग स्ट्रीम लाइंस बनती है. तो इसलिए वो ऐसे ब्रॉड ही बना देता है. हेलो, वो पुराने जमाने वाली टोंटी खोलने वाली, उसको हल्का सा खोलो तमीज से, हल्का सा, बड़ा स्मूथ फ्लो होता है. होता नहीं होता, ना सिर्फ स्मूथ होता है, ऊपर से ब्रॉड और नीचे से नेरो. ब्रॉड नेरो कहानी हमें समझ में आती है कि साहब अंडर ग्रेविटी गिर रहा है, वेलोसिटी बढ़ेगी, एरिया कम होगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. नहीं समझ में आई बात. तो नीचे जाकर उसको नेरो होना है, पर वो स्ट्रीम लाइन फ्लो था. अब उसको बहुत सारा खोल दो, टर्बुलेंसी आ जाती है. नहीं समझ में आई बात. तो टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, all the fluid particles are following some random paths, but net flow is in a particular direction because of some pressure difference between the ends of the tube, right? ये तो turbulency. Now what about streamline flow? Streamline flow, right? Streamlines are basically, ये वही concept है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का था. These are imaginary lines that may be curved or straight. Straight हो सकती है, curved हो सकती है, imaginary है, ठीक है, मतलब वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती. आइडियल फ्लूइड्स में एग्जिस्ट करती, रियल फ्लूइड्स में नहीं होगी. स्ट्रीमलाइन फ्लो में अगर हम स्ट्रीमलाइन की बात करें तो स्ट्रीमलाइंस में भी कर्व्ड एंड स्ट्रेट. मैंने कर्व्ड बना दी, और इसके किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट करोगे तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर फ्लूइड वेलोसिटी की डायरेक्शन शो करेगा. यहां टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, यहां फ्लूइड वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा वीबी. यहां टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, यहां फ्लूइड वेलोसिटी डायरेक्शन मिलेगी वीसी. नहीं समझ में आई बात. तो स्ट्रीमलाइंस आर हाइपोथेटिकल लाइंस that may be curved or straight. When we draw tangent at any point of these lines, it will give the direction of fluid velocity at that point. याद रहे, स्ट्रीमलाइन जो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक तरह का आइडियल फ्लो होता है. इसमें क्या होता है, किसी एक पॉइंट पर वेलोसिटी कांस्टेंट बनी होती है, पर दो अलग अलग पॉइंट पर वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है. अलग अलग ही होगी ऐसा सही नहीं है. देखो, आपने राफ्ट चलते हुए देखा, पानी की सरफेस से राफ्ट, रिवर राफ्टिंग जो होती है, अगर पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है, जो ऋषिकेश वगैरह के अंदर होता है उधर वाली, तो वो जो कर्व्ड पाथ होता है पानी के फ्लो का, अगर आप राफ्ट को ठीक से ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होता है, राफ्ट की स्पीड ऐसे जब नीचे आती बढ़ती है, फिर स्लो हो जाती है, फिर बढ़ती है. नहीं होता क्या? तो सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लग रहा है. हाइट बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है. नहीं समझ में आई बात. हाइट कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है. हेलो, समझ में आ रही है कुछ बात? लेकिन वो जो पाथ है उसमें अगर आप ऐसा देखोगे कि मान लो उसको स्ट्रीमलाइन मान लो आप, हालांकि वाइडल स्ट्रीमलाइन नहीं है, पर हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं. तो अगर इस तरह से फ्लो कर रही है और आप एक जगह से लकड़ी के टुकड़े डालना शुरू करो जो तैर सकते हैं और दिख सकते हैं, हर टुकड़ा जब यहां से निकलेगा तब उसकी स्पीड वेलोसिटी v1 ही va होगी. यहां से निकलेगा तो, यहां से निकलेगा तो, मतलब एक पॉइंट पर वेलोसिटी कांस्टेंट बनी हुई, पर अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग. अगर मैं ऐसे बात करूं कि कोई स्ट्रीमलाइन लाइक इस तरह की थी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लूं, तो यहां का टेंजेंट और यहां का टेंजेंट सेम डायरेक्शन में हो सकता है ना? अरे बोलो भाई. और सेम हॉरिजॉन्टल लाइन की वजह से सेम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो सकता है. तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में दो अलग अलग जगह पे वेलोसिटी सेम हो सकती है, पर किसी एक पॉइंट पे हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है. दैट काइंड ऑफ द फ्लो इज व्हाट, स्ट्रीमलाइन फ्लो. नाउ अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड है तो आप क्या बोलते थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड. और डिस्टेंस में है तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड. एग्जैक्टली सेम थिंग इज हियर. अगर मेरे पास किसी नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की ट्यूब में स्ट्रीमलाइन फ्लो है, और मैं ट्यूब के बजाय सिर्फ स्ट्रीमलाइन का डायग्राम बना रहा हूं, यहां एरिया A1 है, यहां एरिया A2 है, और ये है स्ट्रीमलाइंस एंड वाली, ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट वाली स्ट्रीमलाइन, ये यहां से यहां जाने वाली स्ट्रीमलाइंस. कुछ समझ में आया? तो आप देखें कि यहां पर स्ट्रीमलाइंस क्राउडेड है, जबकि यहां पर स्ट्रीमलाइन, अरे बोलो भाई, लेस क्राउडेड है. क्या मतलब समझ में आया?
यहां वेलोसिटी अगर v1 है और यहां वेलोसिटी v2 है तो v1 इज ग्रेटर देन v2 होगा। नहीं समझ में आया? और जहां वेलोसिटी ज्यादा है वहां एरिया, मतलब a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v है, या a और v का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। देयर इज नो नीड ऑफ डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कहाँ जरूरत पड़ रही है? मास कंजर्वेशन लगाएंगे, वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाएंगे, a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2 लगाएंगे, जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आई बात? आप मुझे बताओ, ये एक मेटल है, ये मेटल है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, यहाँ करंट I1, तो यहाँ भी कितनी I1, यहाँ भी कितनी? पक्का? सब जगह करंट सेम। और I क्या होती है? एन ई ए वी डी। सब जगह I एन ई आई अपॉन एन ई, ए बी का प्रोडक्ट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। नहीं समझ में आया? दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। एक जगह पढ़ो, सब जगह खुश रहो। नहीं समझ में आई बात? हाँ, शर्त ये है कि चीजें समझ में आनी चाहिए, चीजें समझ में आनी चाहिए, फिर मजा है। चलिए साहब, आई होप स्ट्रीमलाइन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और छोटी छोटी चीजें आपको पता, दो स्ट्रीमलाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, क्यों करेंगे भाई? आप ऐसा कह सकते हो कि दो स्ट्रीमलाइन इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं करेंगी। अगर इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक ही पॉइंट पर फ्लूइड पार्टिकल की दो वेलोसिटी मिल रही है, जो पॉसिबल नहीं है। आप मुझे बताओ, ये बात तुम्हारे समझ में आ गई कि जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां एरिया कम होना है, एंड वाइस वर्सा। एक जग में पानी लो, पानी के बजाय ऑयल लो, ऑयल का फ्लो ज्यादा स्मूथ होता है। हम दो जग लेते हैं, दोनों जग में ऑयल भर लेते हैं और जग से ऑयल गिराने की कोशिश करते हैं, तो पैराबोला फॉलो करता है। उसको ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो ऊपर से वो ब्रॉड है, नीचे से और बहुत स्मूथ स्ट्रीमलाइन फ्लो है वो। अब दोनों गिरते हुए ऑयल को पास लेके आओ। इनफेक्ट अगर आप ज्यादा ऊपर भी कर दो किसी एक को तो उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी ना। कितनी मर्जी में आती स्पीड कर दो आप किसी एक की, कभी भी वो इसको इंटरसेक्ट करके जा ही नहीं सकता, वो मिलके ही चलेंगे रिजल्टेंट डायरेक्शन में। नहीं समझ में आई बात? प्रॉपर्टीज है भाई, उनको चलना पड़ेगा साथ में, फिजिक्स फेल नहीं होगी। नहीं समझ में आई बात? तो कभी भी स्ट्रीमलाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। होपफुली समझ में आ गया होगा कि स्ट्रीमलाइन क्या होता है और स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, राइट? अब हम बात करेंगे सीधा, अब बहुत सारी फालतू चीजें, रोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो, सब समझ में आता है यार। एडीज फ्लो तो देखा? एडीज, हवा में बवंडर देखा? बवंडर देखा? वो हवा की एडीज है। पानी में देखा कभी? भौर बोलते हैं, भौर। बहुत सारी पुरानी शायरी भी भौर के ऊपर। एक बार जो भवन में फंसा कभी नहीं निकल पाता, कैसा स्विमर हो। वो एडीज है, सर्कुलर मोशन। जैसे ईएमआई में नहीं होता, एडीज फ्लो होती है, फ्लूइड में भी एडीज फ्लो होती है, सर्कुलेटरी मोशन। और आप देखोगे, अच्छा, कभी ऐसा देखा होगा तुमने, तुम्हारा सिंक है, सिंक का होल बंद कर दो, बहुत सारा पानी भर दो, और फिर सिंक को खोल दो। नहीं समझ में आई बात? ब्लैक होल, अभी कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है, 10⁻18, 10⁻17, 10⁻19 केजी पर मीटर की मजाक होता है? अर्थ का मास 10⁻24 केजी के ऑर्डर में है ना, और 10⁻18 केजी पर मीटर क्यूब का मतलब हुआ इतनी बड़ी साइड का क्यूब लूंगा, 10⁻18 केजी मास। कुछ समझ में आता है? कितना हाई डेंसिटी का मटेरियल, कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती होगी। अर्थ जैसा मटेरियल अगर वहां डाल दो आप ब्लैक होल की जगह पर, तो वो जो पानी घूम रहा था ना, इसे मरोड़ देगा इसको, और अंदर घुसा के इसकी डेंसिटी भी उतनी कर देगा। क्या डेंसिटी का लेवल है, लाइट नहीं आ पाती वापस यार, तभी तो ब्लैक होल बोलते हैं। वो काला छेद थोड़ी
नहीं समझ में आई बात? खैर अपन गलत जगह चले जाते हैं ना, यहाँ आ जाओ वापस, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, समझ में आ गई बात? ठीक है, अब सुनो। तो रोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो बहुत अलग अलग तरह के नाम से समझ में आ जाती है, कोई बड़ी चीजें नहीं है, उसको आप ज्यादा टेंशन नहीं पानी, जो मोटे मोटे मैंने आपको बता दी। सबसे मेन चीज टर्बुलेंट और स्ट्रीमलाइन फ्लो है। और लेमिनर फ्लो, लेमिनर फ्लो की बात करेंगे हम विस्कोसिटी के अंदर वापस से। तो तीन तरह के फ्लो हमारे काम के हैं, स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट और लेमिनर। टर्बुलेंट की बर्नौली में वापस दोबारा बात करेंगे। टर्बुलेंस से क्या होता है, कई बार आपने नाम सुना होगा, प्लेन वेन में बैठे हो तो कभी हुआ टर्बुलेंस प्लेन में? किसी को एक्सपीरियंस है टर्बुलेंस का? है? और किसी को नहीं है? है? हाँ, फिर वाकई हुआ है तेरे को। अगर कोई बंदा पहली बार प्लेन में बैठा और टर्बुलेंस हो गया, तो दूसरी बार बैठने के बाद 100 बार सोचेगा वो। गिरता है प्लेन ऐसे। अफ्रीका के अंदर कुछ रीजन ऐसे है कि 100 फीट 200 फीट तक प्लेन गिर जाता है। होता क्या है, विंग्स के नीचे टर्बुलेंस क्रिएट होती है। टर्बुलेंस जहां टर्बुलेंट फ्लो होता है वहां वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर कम हो जाता है। तो टर्बुलेंस क्रिएट होने की वजह से प्रेशर बहुत कम हो गया नीचे, ऊपर प्रेशर ज्यादा है, वेट भी नीचे, फिर क्या होगा? प्लेन तो गए हो। तो फ्री फॉल का मजा आता है लोगों को, अंदर बैठे लोगों को चीख पुकार मच जाती है प्लेन में। और पायलट उधर से बेचारा अनाउंस करता है भाई शांति बना रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम सेफ हो। किसके समझ में आती है हम सेफ या क्या हो रहा है? फिर उसके लिए क्या है ना, टर्बुलेंस को खत्म करने के नीचे फ्लैप लगे होते हैं, उसी वो फ्लो को स्मूथ करने की कोशिश करते हैं, फ्लैप को ओपन कर देते हैं ताकि टर्बुलेंस खत्म हो जाए। और और कई जगह पे प्रेशर डिफरेंस इतना ज्यादा क्रिएट हो जाता है कि वेलोसिटी डिफरेंस इतना ज्यादा होता है कि वो वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्रिटिकल वेलोसिटी से ऊपर निकल जाती है, इसलिए वो टर्बुलेंट फ्लो आ जाता है। चलो अब आगे बात करते हैं। हाँ, क्या नहीं दिखता है? तो तुझे वाटर का मॉलिक्यूल दिख जाएगा क्या? तुझे वाटर का मॉलिक्यूल दिख जाएगा? मतलब बल्क अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है ना, तो अंदर कुछ घूम भी रहे हैं, कुछ नहीं घूम रहे, कुछ नेट फ्लो दिख रहा है आपको, वो थोड़ा जिगजैग दिख सकता है, पर आइडियली टर्बुलेंट नहीं दिख सकता। चलो देखो, अब हम डायरेक्टली बात करते हैं बर्नौली की, बर्नौली थ्योरम। बर्नौली ने एनर्जी को थोड़ा अलग से डिफाइन कर दिया। बोले साहब हमारे पास बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो है या फ्लूइड फ्लो है, तो अब मुझे उसका मास, रिवर में यार फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मास कैसे कैलकुलेट करोगे? काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे? पर नहीं लिखेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम बात करते हैं, काम बन जाएगा। तो उसने एनर्जी को अलग तरह से डिफाइन किया, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तीन तरह की एनर्जीज का सम आइडियल फ्लूइड फ्लो में हर जगह कांस्टेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस पी इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। इसको समझना ध्यान से, ये कहां से आया? हाफ एम वी स्क्वायर बाई वी, एम बाई वी रो जाएगा ना। ये कहां से आया? एम जी एच बाई वी। और ये कहां से आया? पीवी बाई वी। पीवी इज द वर्क डन ना। नहीं समझ में आया? तो वो दो डेरिवेशन समझ में नहीं आते तुम्हारे, इसको समझ सकते हो तुम चाहो तो। ऐसे समझो कि एक टैंक था, यहां पर एक ओपनिंग बना दी और यहाँ प्लग लगा दिया, राइट? अब यहां से यहां तक एच डेप्थ पर यहां प्रेशर पी होगा, इसकी विड्थ डेप्थ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तो हम यहां से यहां तक प्रेशर सेम ले लेंगे। अगर इसका एरिया ए है तो इधर कितना फोर्स लगा? पी ए। अगर मान लो कांस्टेंट स्पीड से यहां लेके आता हूं तो डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स, तो वर्क डन कितना हुआ? पी ए एक्स। और ये क्या है? वॉल्यूम स्वेप्ट आउट। नहीं समझ में आया? तो पीवी आ गया ना वर्क डन, एग्जिस्ट करेगा ना ये। तो पीवी इज द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज द प्रेशर। और मजेदार चीज क्या, वो प्रेशर का सम है सब जगह। प्रेशर है तीनों वो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर होती है भाई। नहीं होती। इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? यही होती है। नहीं होती क्या? तो बेसिकली ये क्या है? ये प्रेशर का सम था।
नहीं समझ में आई बात? उसने कहा कि किसी भी आइडियल फ्लूइड फ्लो के लिए या किसी भी स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए तीनों एनर्जीज का सम हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, राइट? इसका मतलब अगर दो पॉइंट्स को कंपेयर करें तो कैसे लिखेंगे? हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh1 प्लस p1 इक्वल टू कांस्टेंट। उधर टू वाली टर्म्स आ जाएंगी सारी। नहीं समझ में आई बात? बट फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो क्या लिखेंगे? मेरी बात सुनो, ऐसे लिख सकते हैं हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh1 प्लस p1 इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh2 प्लस p2, राइट? ऐसा बोल सकते हैं, ऐसे मान। ये रेफरेंस लाइन, यहां वेलोसिटी v1, यहां वेलोसिटी v2, इसकी हाइट h1, इसकी हाइट h2, दोनों एंड पे एनर्जी कंपेयर कर लेंगे ना। यहां प्रेशर p1, उधर प्रेशर p2। नहीं समझ में आई बात? नहीं, सिंपल है। बट अगर मान लो ये ट्यूब हॉरिजॉन्टल होती तो के साथ फिर ये वाला आर्ग्यूमेंट कैंसिल हो जाता। तो आप क्या लिखते? फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लूइड फ्लो, बच्चा क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? हाफ रो वी स्क्वायर प्लस पी इक्वल टू कांस्टेंट। और यही तो ब्रह्मास्त्र है। यानी अगर दो पॉइंट पे कंपेयर करूं तो क्या लिखूंगा जल्दी बताना? हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस p1 इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस p2। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p1 माइनस p2 फ्रॉम हियर? हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। और इस पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आता। तो यहां से आपको क्या मिल गया? प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस मिल गया मतलब फोर्स मिल गया, अगर प्रोजेक्टेड एरिया दे दिया जाए तो। आई बात समझ में? अब क्योंकि हमने मैथमेटिकल इक्वेशन की तो बात कर ली, उसको कैसे यूज करेंगे अभी हम बात करेंगे, पर कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करता हूं वन बाय वन, फिर हम बाद में मैथमेटिकल इक्वेशंस एप्लीकेशंस पाएंगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में बहुत सारी चीजें हैं, सिंपल सिंपल वन वन बाय बात करते हैं। तुमने कई बार देखा होगा एक कार स्पीड से निकल के जाती, उसके आसपास कुछ कचरा पड़ा है, कागज वाजे टुकड़े, तो भी साथ साथ रवाना हो जाती। नहीं होता? तो हुआ क्या कि हमारा जो सराउंडिंग है वहां एयर है, और एयर एक रियल फ्लूइड है जिसके पास विस्कोसिटी है। जब कार ट्रेवल कर रही है तो यहां एक बात समझ में आती है कि जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम होगी, वाइस वर्सा। तो कार अगर हॉरिजॉन्टल ट्रेवल कर रही है तो कार के कांटेक्ट में जो एयर के मॉलिक्यूल है उनकी स्पीड वही है जो कार की। तो जब कार ऐसे निकल के जाएगी तो उसके जस्ट पीछे वाले मॉलिक्यूल की स्पीड उतनी ही छोड़ के जाएगी जितनी खुद की स्पीड थी। मतलब कार के पीछे जो जगह बनी हुई है वहां एयर के मॉलिक्यूल की स्पीड और यहां कम, जहां स्पीड कम वहां प्रेशर, यहां प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो यहां कोई हल्का फुल्का कागज का टुकड़ा पड़ा है तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहां आ गया और तेजी से हवा जो चल रही है मिल लिया, हो गया साथ साथ रवाना। यहाँ रेलवे स्टेशन पे जो शताब्दी उताब्दी आती है जिसकी स्पीड बोलते हैं 180 किलोमीटर पर आवर होती है, जो कभी नहीं होती, पर मान ले 180 है, तो जितने भी जीआरपी के वो पुलिस वाले होते हैं वो ट्रैक के आसपास खड़े होते हैं, किसी को वहां खड़ा नहीं होने देते। मतलब वहां मत खड़ा हो, ट्रेन खींच लेगी अपनी तरफ। 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है भाई, तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा ना। अच्छा, तो उनका दिमाग खराब जमा खड़े होंगे वो। अच्छा, उनको सुसाइड करना है बोले तो मैं आगे यहाँ खड़ा होता हूँ। वो तो दूर खड़े होते हैं भाई, तो बच्चा नहीं आ जाए कोई है? हाँ, ये बात इसने सही पूछी, उनको कैसे पता प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है? वहाँ जो रेलवे इंजीनियर बैठा होता है वो पागल है, दिमाग खराब, उसका जॉब वो टाइम पास कर रहा है वहां पर। अच्छा, वो भाड़ में गया। कभी ठेले वाले को देखा? देखा होगा ना। ठेले वाले जो होते हैं जब भी लोड लेके जाते हैं तो ठेला खींच के लेके जाते हैं हमेशा, ऐसे वो रस्सी बांध के रखते हैं वहां पे। खाली ठेला है ना तो मर्जी में से ले जाएंगे, धक्का देके भी ले जाएंगे, खींच के भी ले जाएंगे, पर लोड अगर है तो हमेशा पुल करके लेके जाते हैं। उसको कैसे पता पुलिंग इज इजियर एज कम्पेयर टू द पुशिंग? तूने सिखाई फिजिक्स उसको? या ठेला चलाने के लिए पहले फिजिक्स सीखनी पड़ती है?
उसका एक्सपीरियंस होता है, उसका तजुर्बा होता है कि यार अगर मैं लोड को हमेशा धक्का देके ले जाता हूं तो एक बार वहां जाऊंगा तो थक जाऊंगा, लेकिन बजाय मैं पुश करने के पुल करके लेके जाता हूं तो मैं ज्यादा राउंड कर लेता हूं तब भी नहीं थकता। तो अपने तजुर्बे को वहां काम में ले रहा होता है। उसको इंजीनियर ने नहीं भी बताया तो एक बार एक कांड हुआ, उसके बाद अपना फट हो जाएंगे। बुलेट ट्रेन, जब मैं 7th क्लास में था पहली बार अखबार में आया था, और हमारे गांव पे अखबार आता नहीं था, न्यूज पेपर नहीं आता था घर पे हमारे। तो एक वीआईपी लोग जो होते हैं उनके घर पे आता था। तो एक बच्चा आया जिसके घर पे न्यूज़पेपर आता था, तो हमारे साइंस के टीचर से पूछा कि सर ये गोली रेल क्या होती है। गोली रेल, मुझे पता नहीं क्या होती है यार गोली रेल। फिर सर गोली रेल जो बहुत तेज चलती है, अखबार में आया था। फिर सर वो बुलेट ट्रेन की बात कर रहा है। तो अखबार में आया था कि अब इंडिया में भी बुलेट ट्रेन चलेंगी। कब? जब मैं 7th में था, 1989। तब से आज तक सिर्फ सुनते हुए आ रहे हैं। और एक जमाने में तुम भी बात करोगे कि जब हम 10th में थे तो बुलेट ट्रेन के ट्रैक का इनोग्रेशन हुआ था। हेलो। खैर जी, पर हमने मूवीज में देखी हुई बुलेट ट्रेन को, नहीं देखी हुई? देखा? अगर तुमने बुलेट ट्रेन को अगर देखी है तो ऐसा देखा होगा कि जब बुलेट ट्रेन चलती है तो जब क्राउडेड एरिया से वो निकलती है तो उसका ट्रैक या तो 10 फीट ऊपर होता है या कवर्ड होता है। ऐसे नहीं चलती अपने रेलवे स्टेशन बुलेट ट्रेन को भी। नहीं समझ में आई बात? तो क्यों बनाते हैं कवर्ड? वो 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, आसपास कोई पहुंच गया बिना टिकट के रवाना हो जाए तो या तो ऊपर रखा जाता है बहुत ज्यादा, इतना तो अगेंस्ट ग्रेविटी वो नहीं पुल कर सकती, पर प्रेशर डिफरेंस सफिशिएंट क्रिएट होता है। ये समझ में आ गई बात? दूसरी चीज, आंधी आती है, तूफान आते हैं तो टिन शेड उड़ जाते हैं ऊपर। तो हुआ क्या है कि साहब ये रूम था, इस रूम के ऊपर टिन लगा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, राइट? हवा तेज चली तो ऊपर हवा की स्पीड ज्यादा है, लेकिन नीचे तो हवा रेस्ट पे है ना। जहां स्पीड ज्यादा है वहां प्रेशर, तो ऊपर प्रेशर कम, नीचे प्रेशर, तो फोर्स लगता है हायर प्रेशर टू रवाना। नहीं समझ में आई बात? ऐसे ही तुमने देखा होगा जो स्पीड बोट्स नहीं होती, स्पीड बोट्स, जो बोट रेसिंग होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे बाइक रेसिंग होती है, कार रेसिंग, बोट रेसिंग भी होती है। तो बोट रेसिंग में बोट्स को बहुत ज्यादा डिस्टेंस में रखा जाता है, उनको पास नहीं रखते कभी भी। रीजन सिंपल है कि जब बोट की स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो उसके जो कॉन्टेक्ट में वाटर है उसकी स्पीड भी उतनी है। नहीं समझ में आई बात? तो यहां से यहां तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, पर अगर दो बोट पास आ गई, नहीं समझ में आई बात, तो उनके वहां स्पीड ज्यादा है तो प्रेशर, तो दोनों के बीच में जब वो वेलोसिटी सुपर इंपोज होती है तो वेलोसिटी और ज्यादा हो जाती है, दोनों के बीच में गैप बनेगा वहां पर, और प्रेशर इतना कम हो जाता है कि दो बोट सिंगल बोट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो डिस्टेंस बना के रखते हैं हमेशा, राइट? पिंग पोंग बॉल, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं ड्रायर से नहीं करते लोग, हेयर ड्रायर से, हेयर ड्रायर करके बॉल ऊपर छोड़ देते हैं तो वो डांस करती है। नहीं समझ में आई बात? बस सिंपल है। सब यहाँ एक स्ट्रीम ऑफ एयर है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो उसकी स्पीड से जब बॉल उसके बॉल के उसके हवा के मॉलिक्यूल टकराएंगे तो मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे, मोमेंटम ट्रांसफर के ऊपर फोर्स लगा, उसने एमजी को बैलेंस कर लिया। लेकिन सराउंडिंग में जो है भाई, आप उसको परफेक्ट मिड पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में रख दो और चाहते हो हवा की स्पीड बराबर हो, फिर फिर तो वहां रुक जाएगी, पर ऐसा कभी नहीं होता, इंपॉसिबल हो करना। तो हल्का सा इधर मूव करती, जैसे वो इधर मूव करेगी, इधर मूव करेगी, इधर हवा की स्पीड कंपेरेटिवली कम है तो प्रेशर, जब इधर मूव कर रही है तो प्रेशर की वजह से फोर्स इधर लगेगा तो रुकेगी। अब जब रुकी तब इधर प्रेशर ज्यादा ही है ना, तो उल्टा चलेगी। मिड पॉइंट पर स्पीड आ गई, इधर निकली, अब प्रेशर इधर ज्यादा आ गया, फिर रुकेगी। तो ऐसे ऐसे zigzag मर्जी उसकी। तुमने कई बार लोगों को फुटबॉल को अपनी उंगली पे घुमाते हुए देखा होगा। हेलो, राइट? एक काम करें, फुटबॉल को घुमाए ना और फिर बैलेंस करके बताएं।
पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, पर वो पॉसिबल इम्पॉसिबल है। रीजन सिंपल है कि हमारी जो एयर है ना सराउंडिंग की, आप यहां एयर के मॉलिक्यूल की स्पीड के बराबर नहीं बता सकते, चाहे स्टिल एयर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता ही है। हेलो, ठीक है। तो होता ये है कि फुटबॉल को अगर आप बिल्कुल सेंटर ऑफ मास के नीचे आपने कोई चीज रख भी दी, तो mg तो बैलेंस हो जाएगा, नॉर्मल ओवर वहीं से पास हो जाएगा, नेट टॉर्क जीरो के बैलेंस से हो। हेलो, नहीं समझ में आई बात? पर सराउंडिंग में जो हवा, उसकी स्पीड सब जगह सेम नहीं होती, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, उससे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, तो गिरेगी। नहीं समझ में आई बात? तो स्टिल रख करके नहीं कर सकते, लेकिन घुमा के कर सकते हैं। घुमाने से क्या हुआ कि उसके आसपास के एयर के मॉलिक्यूल की स्पीड आपने फुटबॉल के बराबर कर दी। अब सब जगह स्पीड सेम, तो सब तरफ लगने वाला फोर्स सेम, तो उसका ट्रांसलेट इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। और क्योंकि आपने घुमाया है, उसके पास एंगुलर मोमेंटम आ गया ऐसे, पर एंगुलर मोमेंटम को बदलने के लिए टॉर्क चाहिए, जो है नहीं, तब रुक जाएगी। नहीं समझ में आई बात? और अगर आगे बात करें तो एरोडायनेमिक लिफ्टिंग प्लेन की जब हम बात करते हैं, एरोफॉइल का कंसेप्ट जो बात करते हैं, प्लेन्स के जो विंग्स होते हैं, यहां थोड़ा फर्जीवाड़ा करते हैं लोग। देखो यहाँ पे क्या होता है कि, ये मिटा दो ना सब। यहाँ क्या होता है कि कुछ चीजें हैं ना, बस चल रही है मार्केट में, किताबों में भी लिखी होती है, और क्योंकि कभी कोई लॉजिकल सवाल नहीं आया उस पर अब तक, पर जिस दिन किसी अच्छे प्रोफेसर की नजर पड़ गई, उस दिन लोगों के तोते उड़ जाएंगे। वहां एक चीज सिखाई जाती है, किताबों में भी, कुछ अच्छी बुक्स में भी मैंने देखा, अच्छे ऑथर्स की बुक्स में भी, जब तब अफसोस होता है। तो यार डिफरेंस तो है, जो एमआईटी वाले लिखते हैं ना, उसमें आप गलती से भी गलती नहीं निकाल सकते। हाँ जी, मेजर टेस्ट शेड्यूल चेंज है, शेड्यूल नोटिस बोर्ड पर देख लें। कब से है मेजर टेस्ट? अब तक तो 10 से बोला भाई, अब चेंज बोला तो फिर 10 से तो होगा कम से कम। 10 से पहले तो क्या ही लेंगे लोग, 5-7 दिन का गैप तो देंगे यार, नहीं देंगे? इतना रहम तो करना चाहिए। सुनो, तो अगर आपने विंग्स को ठीक से देखा है, प्लेन के विंग्स को, तो विंग जो होता है उसका शेप कुछ ऐसा होता है, ऊपर से कर्व होता है और नीचे से फ्लैट, या फ्लैट नहीं, थोड़ा सा इधर उल्टा कनकेव रखते हैं, कोशिश रहे फ्लैट हो। उससे क्या हुआ, लोग ऐसा बोलते हैं कि साहब जब प्लेन रनवे पे तेजी से दौड़ा, तो यहां टकराने वाले मॉलिक्यूल्स में जो सीधा चला उसने कम पाथ ट्रेवल किया, और जो कर्व्ड पाथ के अलोंग चला उसने ज्यादा पाथ ट्रेवल किया। और लिखा होता है कि यहां से जो दो मॉलिक्यूल आएंगे और जब यहां पहुंचेंगे सेम टाइम में आएंगे। पहला सवाल है किस खुशी में सेम टाइम में आएंगे? क्यों आएंगे सेम टाइम में भाई? ऐसे आ जाएंगे सेम टाइम में भाई, अगर हवा रेस्ट पे है, हवा रेस्ट पे है, तो प्लेन जिस स्पीड से रन कर रहा है, हवा उसी स्पीड से अपोजिट चल रही है। नहीं समझ में आई बात? असल कहानी क्या है, सुनना ध्यान से। ऐसे माने कि हॉरिजॉन्टली हम बहुत सारे धागे बांध देते हैं, पास 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 धागे बांध दिए हॉरिजॉन्टल में से। समझ में आ गई बात क्या कह रहा हूं मैं? हेलो, ऐसे धागे बंधे हुए बहुत सारे हॉरिजॉन्टल पास पास। अब उन धागों के बीच में आप इस तरह का कोई फ्लैट सरफेस रख दो जाकर के, तो ना ऊपर वाले धागे डिस्टर्ब होंगे ना नीचे वाले होंगे। नहीं समझ में आई बात? ठीक है। लेकिन अगर इसको मैं ऐसे कर्व कर दूं लाइक दिस, तो नीचे तो फ्लैट है, तो नीचे वाले धागे तो हॉरिजॉन्टली बने रहेंगे, जितना डिस्टेंस था उतना ही उतना ही, लेकिन ऊपर वाले धागे पास पास चले जाएंगे। धागे पास जाने का मतलब क्या है? स्ट्रीम लाइंस का क्राउडेड हो जाना। नहीं समझ में आई बात? तो स्ट्रीम लाइंस क्राउडेड होने का क्या मतलब है? स्पीड का बढ़ जाना। तो वो जो एरोडायनेमिक शेप हमने बनाया, उससे हुआ क्या कि कर्व सरफेस पे स्पीड बढ़ा दी स्ट्रीम लाइंस को क्राउड करके, और जहां स्पीड ज्यादा है वहां प्रेशर कम है। और हमने अब ये फॉर्मूला लिखा था कि प्रेशर डिफरेंस अगर आया, तो अगर नीचे की स्पीड मुझे पता है, ऊपर की स्पीड मुझे पता है, हवा की डेंसिटी मुझे पता है, तो प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट कर सकता हूं। नाउ यू कैन कैलकुलेट द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द प्लेन। प्रोजेक्टेड एरिया कैलकुलेट और मल्टीप्लाई कर तो लिफ्टिंग फोर्स मिल जाएगा।
नहीं समझ में आई बात? तो वो कैलकुलेशन फिर इंजीनियर की कैलकुलेशन के साथ प्लेन कितना बड़ा है, कितनी लिफ्टिंग चाहिए। कई बार सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती हैं कि उनको इफेक्टिव एरिया बढ़ाना पड़ता है। देखा होगा प्लेन जो कभी विंग्स के पास सीट वीट मिलके देखा उसको, तो जब प्लेन रन करना स्टार्ट करता है तो उसको फ्लैप निकल के आते हैं बाहर, प्रोजेक्टेड एरिया बढ़ा रहे होते हैं। नहीं समझ में आई बात? ठीक है। और जब वो हवा में चला गया, क्योंकि शुरुआत में ऊपर उठाना है, ये वाला फोर्स ज्यादा चाहिए। हेलो, तो ऊपर ही थोड़ी उठाया जाना है भाई, रखना भी तो कांस्टेंट। तो फिर वो फ्लैप्स उसके अकॉर्डिंग वापस अंदर चले जाते हैं कि उसको कितना रिक्वायरमेंट, वो सारी आजकल कंप्यूटर की कैलकुलेशन है। तो पता है जिस इंसान ने प्लेन की सबसे ज्यादा डिजाइनिंग की है वो आज तक प्लेन में नहीं बैठा। जो वर्ल्ड का सबसे, मेरा नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा उसका, अभी याद आएगा तो बताऊंगा। जो सबसे ज्यादा बड़ा प्लेन का डिजाइनर है, जो प्लेन्स को डिजाइन करता है, उसकी शेप को, एरोडायनामिक इफेक्ट के सारी, वो आज तक प्लेन में नहीं बैठा। उसको पता है कि कितने तरह से फेल हो सकता है। डर का लेवल ये है गालिब। लोग दूसरों को बिठा के उड़ा रहे, खुद नहीं बैठ रहे। तो, तो एरोडायनामिक समझ में आ गया क्या हुआ? सवाल आया है 2-3 बार ऐसे आया। ऊपर की स्पीड देते हैं, नीचे की स्पीड देते हैं। एयर की डेंसिटी आप जानते हो कितनी होती है? 1.29, अप्रोक्सीमेटली 1.3 kg पर मीटर क्यूब। और लिफ्टिंग फोर्स बोल देते हैं। और ये यही होता है, टेस्टिंग होती है ना पहले प्लेन की। तो कोई भी बड़ा प्लेन है तो उस बड़े प्लेन का मॉडल बनाया जाता है। और इस मॉडल पे तुमसे सवाल पूछा जाता है, मॉडल बनाते हैं। अब मॉडल में थोड़ा इंजन लगा के उड़ाओगे इसको, तो छोटा सा मॉडल है इतना बड़ा, उसके वेट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसका वेट इतना है, इस प्रेशर डिफरेंस इतना चाहिए, लिफ्टिंग के लिए इतना फोर्स रिक्वायरमेंट है। तो क्या करते हैं, उस मॉडल को एक टनल में खड़ा कर देते हैं। और टनल में प्लेन को चलाने के बजाय हवा को चलाते हैं। बात एक ही हो गई ना यार? नहीं समझ में आई बात? तो बिना इंजन के लिफ्टिंग मिल जाती है उसको। अरे यार, समझ में आ गई बात? तो ये था प्लेन वाली कहानी। अब आप बात करते हैं मैग्नेस इफेक्ट। सारे प्लेयर यूज करते हैं जो अच्छे प्लेयर होते हैं। क्रिकेट में बहुत जबरदस्त यूज होता है। बॉलिंग में स्विंग, स्विंग अलग होता है, सीम अलग होता है, स्पिन अलग होता है। 3 चीजें हैं, स्विंग, सीम और स्पिन। सीम तो उसके सिलाई वाले सेक्शन से जो बॉल को स्किड मिलता है टप्पा लेने के बाद, वो होता है। स्पिन की कहानी अलग है, वहां फ्रिक्शन काम में ले रहे होते हैं। बॉल को इस तरह से घुमा के फेंका जाता है कि जब वो गिरती है तो रोटेशन के अगेंस्ट फ्रिक्शन आता है, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलता है, तो गिरते डायरेक्शन बदल जाती है उसकी। लेकिन स्विंग में मैग्नेस इफेक्ट काम करता है, हवा में ही बॉल का मूव करना। जो फुटबॉलर, टेनिस प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर ये यूज करते हैं। तुमने देखा होगा कि कई बार, अगर तुम्हें फुटबॉल का शौक है तो ये गोल पोस्ट है, वहां कॉर्नर मारते हो, जाती नहीं जाती? तो उसके पीछे लॉजिक क्या है कि हम हमें जिनको फुटबॉल नहीं आती, हम अगर फुटबॉल ग्राउंड में छोड़ दो हम क्या करेंगे? मचक के मारेंगे बॉल की मर्जी में। उनका प्रैक्टिस का लेवल क्या होता होगा आप इमेजिन करो। उनको सेंटीमीटर की कैलकुलेशन का आइडिया होता है कि मैं कहां फुटबॉल के किक मारूंगा, उससे उसको कितना रोटेशन मिलेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इवन वो जो गोल पोस्ट का कॉर्नर होता है, उनको पता है इस कॉर्नर से एंटर करवानी है मुझे, मेसी रोनाल्डो तो वो लोग क्या करते हैं, फुटबॉल के जब किक मार, अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे किक मारूंगा तो उसकी ट्रांसलेटरी मोशन करेगी। अब ट्रांसलेटरी मोशन करेगी, दोनों तरफ प्रेशर सेम है। नहीं समझ में आई बात? लेकिन अगर मैंने सेंटर ऑफ मास के थोड़ा साइड में किक मारा, टेंजेंशियल, वो ऐसे मारते हैं किक, ऐसे नहीं मारते। उनको लंबा शॉट भेजना तो ऐसे मारेंगे, और उनका किक हमेशा टेंजेंशियल चलता है, उससे वो घूमती है। अब घूमने से क्या हुआ, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट हवा में ऐसे घूमता हुआ जा रहा है इधर, या ऐसे ऐसे घूमता हुआ जा रहा है, हम फुटबॉल तो ऐसे घुमाते हैं वो लोग, ऐसे घूमता हुआ ट्रेवल कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास इधर ट्रेवल कर रहा है। अब मान लेते हैं कि इसके पास रोटेशन नहीं होता, तो अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है तो इधर और इधर हवा की वेलोसिटी v होगी। तो अगर ये घूम गई तो घूमने की वजह से ओमेगा आर भी आएगा।
वो एक बार एक ओमेगा आर तो उस वी को सपोर्ट करेगा और एक अपोज करेगा। नहीं समझ में आई बात? और सपोर्ट और अपोज से क्या हुआ? यस, एक तरफ वेलोसिटी बढ़ी, एक तरफ वेलोसिटी, उससे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ, प्रेशर डिफरेंस ने फोर्स लगाया, पाथ कर्व। नहीं समझ में आई बात? और वो क्या करते हैं क्रिकेट टेनिस प्लेयर, उनका रैकेट भी सीधा थोड़ी चलता है, ऐसे मारते हैं। कभी नोटिस करना ध्यान से, जब रैकेट से शॉट मारते हैं बॉल के तो ऐसे चलता है। हम अगर ऐसे मारे तो पता नहीं कहां जाएगी बॉल। सब प्रैक्टिस है भाई। तुमसे नहीं कहते कि बेटा सवालों की प्रैक्टिस करा करो, स्पीड भी आएगी, एक्यूरेसी भी आएगा। तुम स्पीड प्रैक्टिस कैसे करते हो? एक सवाल किया, फिर दूसरा कर लिया, फिर तीसरा कर लिया, होगी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि अच्छे मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को मल्टीपल वे में अगेन एंड अगेन रिपीट करना, जब तक कि उस कंसेप्ट पे इतनी मास्टरी नहीं हो जाए कि आपका हाथ और माइंड के अंदर सिंक्रोनाइजेशन हो जाए। बिना सोचे हाथ नहीं चल सकता ना भाई। इस कंसेप्ट सोचा नहीं, हाथ ने लिख दिया। हेलो, पहले यहां ये काम करेगा, उसके बाद हाथ चलेगा, और ये सोचते ही इधर चल जाए, उसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है। एक बॉलर जाकर के, मान लो किसी को इन स्विंग की प्रैक्टिस करनी है, आउट स्विंग की प्रैक्टिस, हजारों बॉल फेंकता है एक जैसी हो, तब जाकर उसको समझ में आता है कैसे होगा, तब जाकर सब कंट्रोल होता है उस पर। हम हजारों नहीं तो 5 बार तो करें। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो स्पीड के रोने रोते रहते हैं। तो सवाल तो सारे आते हैं, टाइम होता है, मजा आया था। कौन देगा टाइम तुम्हें? उतने टाइम में सोल्व करो। तो वो जबरदस्त प्रैक्टिस करते हैं, उनका कंट्रोल इतना गजब का होता है। तो वो क्या होता है कि यहां से शॉट मारा, टेंजेंशियल मारा, अब बॉल को मिल गया रोटेशन। नहीं समझ में आई बात? उधर से एक प्लेयर ने यहां से आइडिया लगा लिया कि बॉल कहां आने वाली, तो वहां रन करके जाएगा, लेकिन तब तक बॉल स्विंग होकर बाहर गई। दो चीजें होंगी, या तो शॉट मिस होगा या इनकम्प्लीट आएगा। दोनों ही सिचुएशन में सामने वाले को फायदा है। नहीं समझ में आई बात? इसके लिए खेलना पड़ता है। मेरे जिंदगी में मैंने अब तक, मतलब आई एम लकीस्ट पर्सन इन दिस इंडस्ट्री की कम से कम 7-8 बच्चे AIR 1 मैंने पढ़ाए, जिसमें से 3 या 4 या 5 बच्चे जो हैं वो गोल्ड मेडल ओलंपियाड फिजिक्स लेके आए, और 4 बच्चे MIT गए। तो मैंने एक बहुत कॉमन चीज देखी इन बच्चों में, दो शौक इन सब में पाए गए थे। एक तो खेलने का, दूसरा नॉवेल पढ़ने का। या तो कोई खेलता था, तो पता है निशिता पुरोहित जो एम्स में फर्स्ट रैंक लाई थी, वो बास्केटबॉल की नेशनल प्लेयर थी, सूरत से। तो सूरत से पढ़ा था। इसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना गया, उसके बेच में थी रितिका, रितिका धाकड़, थ्रू आउट द टॉपर पूरे साल। सेकंड पोजीशन नहीं आती, फर्स्ट पोजीशन किसी कभी सेकंड पे नहीं गई वो रितिका। रितिका थी, एक मानवी थी, ये सब बच्चे थे जो उसके आगे रहते थे। निशिता तो बहुत पीछे रहती थी उनसे, उसका कॉन्फिडेंस अलग ही था, और बहुत अड़ियल थी वो। उसकी वजह से सबको, सारी क्लास को फायदा मिलता था। जरा सी भी चीज समझ में नहीं आए ना, एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो एक सवाल नहीं करते अपन फ्लूइड में कि एक बलून है, वो उसमें हवा भर दो या खाली रखो, वेट सेम ही आता है उसका। करते हो ना? तो हम क्या करते हैं, अंदर भी हवा है बाहर भी हवा है, तो अंदर भरी हुई हवा का जो बॉइंट फोर्स लग रहा है, उसके अंदर भरी हुई हवा के वेट के बराबर होता है। तो वो बॉइंट और वेट एक दूसरे कैंसिल करके एम ही आ जाता है वो। ये करते हो ना आप लोग? वो अड़ गई थी, ये नहीं मानो सर मैं तो। मैं मत मान, गलत होगा तेरा। IIT देगी तो दिमाग लगाएंगे, मेडिकल देंगे तो नहीं लगाएगी। मेडिकल में तो बराबर ही होता है वेट। मतलब कैसे पॉसिबल है, आपने हवा भर दी अंदर, तो अंदर वाली हवा तो कंप्रेस्ड है, बाहर वाली के बराबर डेंसिटी कैसे होगी उसकी? इसलिए कहते हैं ना कि अच्छा स्टूडेंट वो होता है, कहने वाले से ज्यादा अक्ल सुनने वाले में होनी चाहिए। 15 मिनट तक आर्ग्यूमेंट किया,
अब देखो मैं बोल चुका हूँ, पहली लाइन मैंने बोल दी, मैं अगर एम्स में सवाल आ जाए या जेई एडवांस में आए तो हम वो कहीं ना कहीं मेंशन करेगा डेंसिटी के बारे में, तो हम ये लॉजिक लगाएंगे, अदरवाइज मान लेंगे। बोले कैसे मान, सवाल ही नहीं बनाना चाहिए, अब मैं क्या करूं, दुनिया बना रही है तो, और आ रहे हैं एग्जाम में तो। जैसे कि ना एम्स के 2 दिन पहले उसका मॉडर्न फिजिक्स का सवाल था, उसने खुद माथा बच्चे करी पर उसने पता लास्ट में एक ही बात कही थी, सर ये कितना ही लेकर जाए रैंक किया, देखना वहां तो वही लाऊंगी। और उसने बहुत दिमाग से पेपर सोल्व किया था, उसका सबसे टफेस्ट पेपर आया था एम्स का। उसकी रैंक फर्स्ट पता है कि उससे उसी साल हमारे पास एक बच्चा था हर्षित आनंद, पुराने टीचर्स पूछा उसको ये हर्षित आनंद कौन था, इन्होंने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा हुआ ऐसा बच्चा। मैं चित्रांग मूडे को पढ़ा, चित्रांग मिलता उसको मुकाबले, इतना गजब का दिमाग था, इतना कैलकुलेशन हर चीज गजब। उसकी नहीं आई रैंक, उसकी 17 या कुछ ऐसा आई, फर्स्ट नहीं आई, निशिता की फर्स्ट आई। पेपर एंडिंग, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। मैं अक्सर बोलता हूँ, हर बैच में पढ़ाता हूँ, 10 बार समझाता हूँ कि पेपर में कसम खा के मत जाओ कि पहले सवाल से सारे सवाल करने हैं, नहीं। तुम्हें नहीं पता कहाँ कहीं से सवाल छुपा हुआ है, तो कुछ सवाल जैसे अब तो मैं मेडिकल पढ़ाते हैं ना, मेरे को मेडिकल पढ़ाते 10 साल हो गए, उससे पहले 10-11 साल मैंने आईआईटी पढ़ाया। हम मैं जानबूझ के गलत सवाल डालता था पेपर में, सवाल सही होता था और उसमें आंसर एक भी नहीं होता था उसका, सारे आंसर गलत, ताकि बच्चा ये सीख जाए कि सवाल को छोड़ना भी चाहिए भाई, सवाल छोड़ने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, और बायोलॉजी का सवाल छोड़ने के लिए तो बहुत ही बड़ा दिल चाहिए होता है। आते आते भी लगता है सी सही है यार, चलो फिजिक्स केमिस्ट्री के सवाल भी छोड़ देते हैं लोग। तो हैंडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको आना चाहिए। उस साल करीबन 8 या 9 सवाल ऐसे थे जो जबरदस्त वेरिएबल और कैलकुलेशन में बेस्ट थे फिजिक्स के अंदर। उसमें 2 या 3 सवाल के आंसर एक बार में आ रहे थे, बाकी सब फाइटिंग करना पड़ा, टाइम वेस्ट। इन्होंने क्या किया कि मान लो 8 सवाल ऐसा है जो एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग है, आपने मान लेते हैं कि 8 में से 7 सही कर भी दी, एक गलत हो गया, लेकिन इनके बदले टाइम कम पड़ने की वजह से आपके 10 सवाल छूट गए, तो आप तो बेवकूफ निकले। नहीं समझ में आई बात, टाइम भी बर्बाद किया और नुकसान भी उठाए गए। वो कोड़ियों के सवाल छोड़ के जो देख के टिक करने थे, वो इनके साथ हुआ। तो अक्सर मैं समझाता हूं कि पेपर 2 राउंड में ही सोल्व करना है। तुम छोटी सी क्लास से पढ़ता, तुम्हें टीचर बोलता था कि बेटा पेपर पढ़ लो, उसके बाद पहले जो सवाल आते हैं वो अटेंड करो और खाली नहीं छोड़ के आना। ये रिटर्न पेपर के रूल होते थे, ये यहां नहीं लगते, यहाँ खाली छोड़ना पड़ता है। अगर नहीं आ रहे छोड़ो भाई, तुक्के अलाउ नहीं है। दूसरी चीज, अब यहाँ पेपर पढ़ तो नहीं सकते तुम, 180 सवाल है, पता लगा पढ़ने में 1.5 घंटा गया, तो फिर पढ़ने के बजाय क्या करें, रूल्स वो यहाँ अप्लाई अप्लाई करने पड़ते हैं यहाँ के पेपर में, और हैबिट डाल के फिर वहां डायरेक्टली नहीं होगा। आपको 3 तरह का सवाल मिलता है, इजी, मॉडरेट, टफ। मेडिकल में ये <5% होता है, और भी बोल दो 2% से कम होता है, ये 15% के आसपास होता है, और बाकी सारा ये होता है। यानी ये वो सवाल, मैं फिजिक्स के पेपर की बात करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स के पेपर में मान लेते हैं कि तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए जो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए 30 सवाल तो बहुत ईजी होंगे। 10 सवाल कैलकुलेटेड थे पर बन जाएंगे, और 5 से फाइट करना पड़ा, राइट। इसी तरह से ये कहानी अपन केमिस्ट्री में मान लें, ये भी केमिस्ट्री मान लें, और बायो में मान लेते हैं कि आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस 85 एक बार में बनते हैं। बायो में या तो होता है या नहीं होता है, नहीं समझ में आई बात। 5 ही मूड खराब करते हैं, और उन 5 में भी 3 सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आपने सवाल पढ़ते सी टिक कर दिया, ज्यादा दिमाग लगाया तो बी सही लगने लगा, और बाद में आंसर की में देखा सी सही था। नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है, फर्स्ट टाइम आपको वहीं लेके जाता है जो आपने पढ़ा था, फिर आप लगाते हो 1.5 अकल। तो इन्फॉर्मेटिव चीजें तो हमेशा आप जो पहली बार सोचा था वो, हाँ अगर कभी कभी ऐसा लगे कि नहीं यार 100% श्योर हूं यही सही है, तो ही चेंज करें। कंफ्यूजिंग में पहला आंसर कभी चेंज ना करें।
तो कहानी ये निकल के आई कि बायो का 85 क्वेश्चन, राइट, इसके 30 और इसके 30, राइट, 60 और 85 कितना हो गया भाई? 145। आप मुझे बताओ क्या ये वो क्वेश्चन थे? बायो के 85 में तो आपको मुश्किल से 15 से 20 मिनट मैक्सिमम बता रहा हूं, 20 मिनट मान लो, क्या बोलते हो? ये 30 वो थे जो एक स्टेप में थे या डायरेक्ट थे? अगर कंसेप्चुअल थे तो डायरेक्ट थे, या एक फॉर्मूला अप्लाई करते आंसर आ गया था। तो कोई भी सवाल 30 से 35 सेकंड से ज्यादा का नहीं था। हेलो, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम बता रहा हूं 30, तो 20 से 25 मिनट असली टाइम। तो नहीं समझ में आई बात? तो 30 ये और 30 मिनट कौन से? 60 और 20 ये, 1 घंटा 20 मिनट। और आपके सवालों का परसेंट जो निपट गया वो कितना है, राइट? अच्छा, असली चीज ये है कि ये सारे सवाल वो है जो 100% सही है, जहां कुछ इफ एंड बट था ही नहीं, शक की गुंजाइश ही नहीं थी। तो क्यों ना इसके आंसर की भी पहले भर ले, 5 मिनट वो माइनस कर दो। ये आपका जबरदस्त प्रेशर रिलीज हुआ है, और इस दौरान आपकी नजर से सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पेपर निकल गया। आपको पता है कि बायो फिजिक्स में वो जो 15 सवाल छोड़े हैं उनमें से 13 बनने वाले हैं, केमिस्ट्री में जो छोड़े हुए 12 या 13 उसमें बनने वाले हैं जो मुझे अच्छे से आते थे, और बायो का भी वही कहानी। यानी आपको पता है कि मुझे पहले कौन सा अटेंड करना है, जो इजी है उसको पहले छोड़ो, टच करो तीनों में। समझ में आ गई बात? सेकेंड राउंड में आपके पास टाइम कितना सारा है? 1.5 घंटा है, और सवाल बहुत कम है। पूरी प्लानिंग के साथ करो। और ये कहने में अच्छा लगता है, इसके लिए यहाँ एग्जाम में ये रिसर्च करनी है। तुम यहाँ घबराते हो, इतना डरते हो यार, पिछली बार मेरे 702 आए, 610 आए थे, इस बार 585 आ गए, तो आने दो ना। किसने मना किया? नीट थोड़ी कोई थोड़ी पूछ रहा, तो नीट के फॉर्म में कहीं लिखा होता है क्या एलएन में कितने नंबर तो बताओ पहले। यहाँ टेस्ट लिए इसने तो एक्सपेरिमेंट करो भाई, और सही जगह जाके खड़ो जाओ 2-4 टेस्ट के बाद। मेरा तरीका ये, मेरा कंफर्ट जोन ये, मैं से पेपर सोल्व करूंगी, फिर मजे करो आराम से। उसने पेपर हैंडलिंग बहुत जबरदस्त की। उसने उन 8 सवालों को हाथ ही नहीं लगाया जिसमें वेरिएबल टू से होते बहुत सारे, बिना इंटीग्रेशन का आंसर ही नहीं आ रहे। बाकी केमिस्ट्री भी इजी थी, बायो भी इजी थी, सारे कर लिए। और बाद में जो 2-5 मिनट मिले उसमें 1-2 सवाल उनमें से भी कर डाला, बाकी छोड़ के आ गई और ले आई 1। वरना जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, हम जब बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं तो हमारे साथ एक ईगो होता है, वो तुम्हें पता नहीं होता, वो सवाल के साथ होता है। तू कैसे सोल लेते हो, इससे ज्यादा सोल तो मैंने किए। अब तूने कर लिए होंगे, कसम खा क्यों कर रहा है यार? तूने अगर 5 मिनट में या 3 मिनट में एक आंसर लेके तीर मार लिया, उधर 1 सेकंड वाला छोड़ दिया तूने, तो ये गलतियां नहीं करनी। ये गलतियां करोगे तो मुश्किल में रहोगे। तो ये सेल्फ एक्सपेरिमेंट होते हैं, खुद को करने होते हैं। खैर जी, हम गलत जगह चले गए, बहुत सारी हमने बकवास की। यहाँ एक मुसीबत और है, मतलब मैं जब देखता हूँ बच्चों की जगह बैठ के खुद को, तो वो क्या करे गरीब बेचारा। एक बायो का टीचर आया था, उसने अपना ज्ञान फैल दिया। एक केमिस्ट्री का आया था, उनका अलग ही लॉजिक थे। फिजिक्स वालों के अलग ही होते हैं, और सबके सही लगते हैं। पर टीचर है ना, प्रूव करना सा काम है कि मैं ही सही बोल रहा हूँ, देख। फॉलो किसका करूं? अपन तीनों क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। बायो का आदमी है, फिजिक्स पढ़ाते हैं, और पहले 3 साल केमिस्ट्री पढ़ाई। खैर जी, तो होपफुली कुछ चीजें आपके समझ में आई करना क्या होता है। सिर्फ आपकी पढ़ाई से आपकी रैंक नहीं आती, पेपर हैंडलिंग बहुत बड़ा रोल होता है। वो ध्यान रखना। चलिए, तो अब क्या बची? तुमने देखा होगा कि जो क्रिकेट मैच चल रहा होता है और जब फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है, किसी भी फील्डर के पास बॉल आई, वो चालू हो जाता है। नहीं समझ में आई बात? ऐसे थोड़ी मर्जी मारी बॉल पौड़ी चालू हो गए ना। मैच से पहले कैप्टन डिसाइड करता है कौन सी साइड को शाइन करना है और कौन सी को टच नहीं करना है। मैच जब शुरू होता है
तो जो बॉल होती है, बॉल किसी न किसी ब्रांड की होती है, किसी न किसी कंपनी की होती है, उसका एक साइड पे कंपनी का लोगो प्रिंटिंग विंटिंग और की होती है। इसका मतलब वो दूसरी साइड की कंपनी थोड़ी सी ऑलरेडी रफ है। और हमें करना क्या है, हमें एक तरफ स्मूथ बनाए रखना है और एक तरफ टकरा टकरा करके रफ करते जाना है। नहीं समझ में आई बात? उससे हुआ क्या, जो रफ सरफेस बन गई उधर इरेगुलरिटीज की वजह से टर्बुलेंसी क्रिएट होती है और टर्बुलेंसी की वजह से स्पीड बढ़ती है। नहीं समझ में आई बात? अब आपने बॉल को पकड़ा और वो रफ सरफेस को रखा बाहर, तो यहां टर्बुलेंसी होगी। नहीं समझ में आई बात? टर्बुलेंसी की वजह से स्पीड, प्रेशर। तो बाहर अगर रखा तो हवा के अंदर ही बॉल आउटस्विंग करेगी। नहीं समझ में आई बात? और अगर आपने रफ सरफेस को अंदर रखा तो इन स्विंग करेगी। यह है स्विंग। अब सीम जो सिलाई होती है बॉल की, वो जब टप्पा वहां से बॉल गिरती है नीचे, तो गिरने के बाद फिर वो उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन को यूज करके डायरेक्शन बदलती है। तो अगर आपने सीम को इस तरह से पकड़ रखी, वो इन सीम है, मतलब रफ तो रखी आपने बाहर ताकि हवा में ऐसे जाएगी बॉल, और सीम को पकड़ा इस तरह से कि सीम टप्पा लेने के बाद अंदर घुसेगी। तो वो होता है स्नेक बॉल जिसको बोलते हैं। वसीम अकरम फेमस था स्नेक बॉल फेंकने में। रिवर्स स्विंग की कहानी अलग है, वो तो बहुत एक्सपर्टीज चाहिए रिवर्स स्विंग। आजकल के बॉलर बोलते हैं रिवर्स स्विंग करवा नहीं पाते, वो गए मर गए तो रिवर्स स्विंग करवाने वाले। तो इमरान खान पाकिस्तान कैप्टन नहीं, ये पाकिस्तान का मतलब पीएम जो है, वो एलन डोनाल्ड, वसीम अकरम, ये थे। एक सरफराज आलम था पुराना बॉलर। इनके अलावा सब कहते कहते रिवर्स स्विंग है, रिवर्स स्विंग। फिजिक्स के अगेंस्ट जा रहे हो आप? मतलब आप, अच्छा वो पता है बैट्समैन को, वो तो पता है वो आजकल बॉलर स्पिन स्पिन करना तो बॉल छुपा के लाते हैं। अब बोलो ये पीछे बॉल क्यों ला रहा है? वो कपिल देव बॉलिंग करता था, ऐसा लगता था बॉल को। अभी आई ना 83 उसमें देखना, उसका हाथ नहीं रहता था। यूं नहीं पकड़ते, बहुत कम बॉलर होते हैं जैसे पकड़ते हैं, शोएब अख्तर पकड़ता तो देख ले बॉल, मैं स्पीड से मार दूंगा तुझे। तो उससे कहा था किसी पुराने प्लेयर ने कि तुझे अगर लंबा खेलना है तो तू थोड़ा रनअप कम कर, थोड़ी स्पीड कम कर। बोले लंबा किसको खेलना है, मैं तो बैट्समैन की आंखों में खौफ देखना चाहता हूँ। ऐसे भी लोग होते हैं जीवन में। हाँ, इंसान बहुत बढ़िया है, वो पढ़ा लिखा आदमी है वो पाकिस्तानी टीम का, बाकी तो वहां अनपढ़ ही होते हैं सारे। तो वो लोग रिवर्सिंग करते थे, अब नहीं होता। हमारे यहाँ भी कुछ अच्छे बॉलर थे, जैसे जवाहर श्रीनाथ बहुत अच्छा रिवर्सिंग कर लिया करते थे, पर उन्होंने सीखा था वसीम अकरम के पास जाकर। उसका क्या मतलब हुआ कि आपने रफ को दिखा रखा है बाहर, अब बैट्समैन देख लेगा कि तू रिवर्स तेने आउट स्विंग की सीम पकड़ रखी, तो पता लगा आउट की बजाय इन स्विंग हो गई। ये है रिवर्सिंग। पता है एक केस का हुआ था कि पहले क्या होता था, आजकल क्या होता है ना, तुमने ऐसा मैच मैच देखोगे तो जैसे ही ओवर खत्म होता है अंपायर को बोल देते हैं। पहले ऐसे रूल नहीं था, ओवर खत्म हो गया तो फील्डर्स के पास ही बॉल होती है, जैसे अपने लोकल मैचेस में होती है वैसे। तो वो लोग क्या करते थे पाकिस्तानी, फर्जीवाड़ा उनके दिमाग में, तो वो पानी की बोतल का ढक्कन, नहीं समझ में आई बात, गड्ढा बनाते थे एक जगह और उसमें उंगली फंसा फंसा के बोलन डालते थे। उल्टी सीधी बोली जाती थी। और बाद में उन्होंने ओपन किया, हम ऐसा करते थे। अब क्या कोई ने संन्यास ले लिया, अब उसको खेलना नहीं है। बोले यार क्या बॉल करते थे, मैं क्या बॉल करता ढक्कन से। बाद वालों के रास्ते खत्म कर दिए उन्होंने। वो चीटिंग होती थी एक तरह की ना। पर ऐसे रिवर्स स्विंग का कंसेप्ट ये है पूरा का पूरा, स्पिन में अलग लॉजिक होते हैं सारे, पर रिवर्स स्विंग में बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस चाहिए होती है। उसमें फिंगर्स का भी रोल होता है, रफनेस का, सीम का, तीनों का कॉम्बिनेशन ऐसे बनाया जाता है कि प्रेशर डिफरेंस वैसे लाया। अच्छा उनको फिजिक्स थोड़ी आती है, रात दिन प्रैक्टिस करते हैं। वो अपने भुवनेश्वर कुमार ने एक बॉल निकाले थे, नकल बॉल, नाम तुम देखते क्रिकेट देखते हो, उन्होंने नकल बॉल निकाली थी। उसमें क्या होता है, बॉल को अपन जनरली ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं ना। तो अगर आपने बॉल ऐसे पकड़ रखी, ऐसे, जब आप बॉल को रिलीज करते हो तो इन फिंगर से ऐसे लगता है फोर्स, तो बॉल ऐसे घूमती हुई जाती है आगे। नहीं समझ में आई बात? तो अगर बॉल ऐसे घूमती हुई आगे बढ़ रही है तो उसके अकॉर्डिंग ऊपर नीचे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा।
उससे ये होगा कि बॉल जहां गिरनी चाहिए उसके पहले या बाद में गिरेगी, लिफ्टिंग मिल जाएगी ना बॉल को। उसने क्या किया कि मेरी बॉल घूमनी नहीं चाहिए या उल्टी घूमे। उससे क्या हुआ कि आपकी आदत पड़ी है बॉल खेलने की, आपको हाथ से हाथ छोड़ते समझ में आता है कि बॉल यहाँ का टप्पा लेगी, आप उतना ही पाँव निकाल के बैटिंग करने जाओगे। उसने बॉल को ऐसे पकड़ने के बजाय ऐसे पकड़ लिया और यूं मार दिया उल्टा उंगलियां। अब क्या हुआ, उसका रोटेशन बदल गया। नहीं समझ में आई बात? तो जो हाथ से छूटने के बाद आपको लगेगा बॉल वहां गिरेगी, वहां नहीं, उसके पहले गिरेगी। उससे क्या हुआ कि वो बॉल को खेलने जा रहा था यहाँ के बल्ले के इस पॉइंट से, और बॉल टकराएगी यहाँ और वो जाएगी हवा में, और उसने वहां पहले फील्डर लगा रखे। तुम सोच सकते हो इतनी फिजिक्स लगती होगी। जो क्रिकेट के, सॉरी, ये नेशनल अकेडमी नहीं जालंधर के अंदर, लुधियाना के अंदर, वहाँ बाकायदा फिजिक्स के टीचर होते हैं, प्लेयर्स को जो ट्रेनिंग देते हैं, कोचेस ट्रेनिंग के लिए जाते हैं वहाँ वो सिखाने के लिए। ये देखो इसके पीछे का लॉजिक ही है, उनको फिजिक्स की मैथमेटिक लैंग्वेज नहीं बताई जाती है, उनको फिजिक्स सिखाई जाती है, और इसकी वजह से ये कॉज है, तो इसको फिर वो प्रैक्टिस करवाते हैं उसमें। बहुत सारी चीजें। तो ये मैग्नस इफेक्ट था, अपने बहुत सारी एप्लीकेशंस की बात की, बर्नौलीज की कंसेप्चुअल एप्लीकेशन से रिलेटेड। हमारा टाइम कितने बजे होता है यार? 2-3 मिनट है। हमने बहुत सारी कंसेप्चुअल एप्लीकेशन की बात कर ली, और क्या है, और भी होता है कुछ, बहुत सारी जगह लगती है बर्नौली मोड। एक तो वो अपन न्यूमेरिकल में करेंगे, है ना। एक डिवाइस होता है जो स्पीड मेजरमेंट के काम आता है, वो पहले पुराने जमाने पे प्लेन वेन में लगाते थे, आजकल तो सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, शुरू में स्पीड कैसे मेजर करो हवा में आप, तो उसके मेजरमेंट के लिए कुछ डिवाइस होते थे, उसकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अब अगली क्लास में हमारी मैथमेटिकल एप्लीकेशन हो जाएगी बर्नौली की सारी। पिटोट ट्यूब क्या होती है, वेंचुरीमीटर क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स क्या होता है, उस पर कुछ अच्छे सवाल बनेंगे, वो करेंगे। तो नेक्स्ट, आज डेट क्या हो गई? 25, और कल संडे 26 को, 27 को मंडे। हाँ तो मंडे को हम लोग कोशिश करेंगे ये खींचने की डायनेमिक्स पूरा, ठीक है। और ट्यूसडे से हम लोग पहले सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा 3 लेक्चर के अंदर सरफेस टेंशन खत्म करने की, है ना। 3 में सरफेस टेंशन खत्म, मतलब अब इस महीने में अपना ये हो जाएगा। 3 दिन तो मिलेंगे ना अपन मंडे के बाद इस महीने में, दिसंबर है भाई, 31 तक जाएगा, मिलेंगे यार। 27 को अपन फ्लूइड डायनेमिक्स मान के चले, 28, 29, 30, 31, हाँ 4 मिल रहे हैं बल्कि। सर्विस टेंशन खत्म, तो तुम्हारा 4 तारीख तक चलेगा, है ना। ये क्या यार, ये तो गलत बात है, मुझे 4 बोला पहले तो। 1 और 2 मजा नहीं आएगा यार। हाँ मतलब लेंगे, मतलब क्योंकि इलास्टिसिटी भी पढ़नी है, विस्कोसिटी चलो ठीक है, विस्कोसिटी आधे पौन घंटे में खत्म हो जाती है, उसमें 2-3 फॉर्मूले उनकी एप्लीकेशन है, 2-4 चीजें बता दे, सब समझ में आ जाता है, उसमें गलत नहीं होता। लेकिन इलास्टिसिटी में अपन को 2 से 3 लेक्चर तो चाहिए कम से कम। चलिए साहब, सर आज का तो सैंड पेपर भी यूज करते हैं, वो भी बॉल रफ करती है। बेचारे बच्चे पता नहीं क्या पूछते रहते यार, अपने देख ही नहीं पाते सर। सर आप नीचे खड़े होके पढ़ाते तो मैं नहीं दिखता। हाँ यार सही बात है, बड़ा अजीब फील होता है ना, आवाज आवाज आ रही है, पता नहीं क्या टीचर पढ़ा रहा है। राइट राइट, याद रखना पड़ेगा ये। चलो, थैंक यू सो मच।